हेलो फ्रेंड्स, मास्टर फाइल्स में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर चल रहे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट के अंदर एक नए टॉपिक जेनेटिक डिसीज़ के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। वीडियो से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के पहले जेनेटिक डिजीज़ या जेनेटियल डिजीज़ वे डिजीज़ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर आसानी से चले जाते हैं, उन डिजीज़ को जेनेटिक डिजीज़ कहा जाता है, आनुवंशिक बीमारियां कहा जाता है। और इन बीमारियों के अंदर सबसे मुख्य बीमारियां जिनके बारे में पहली जो डिजीज़ है जिसका नाम कलर ब्लाइंडनेस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस जो डिजीज़ है उसको वर्णांधता कहते हैं, यानी इस डिजीज़ के अंदर आदमी को वर्ण मीन्स कलर यानी रंगों के बारे में पहचान नहीं हो पाती कि इस डिजीज़ के अंदर इंसान कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसको प्राथमिक कलर यानी लाल, हरा और पीला ये प्राथमिक कलर कहलाते हैं। यानी सभी कलर्स को दो कैटेगरीज के अंदर बांटा जाता है, पहला प्राथमिक कलर और दूसरा द्वितीयक कलर यानी प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर। इन कैटेगरीज के अंदर कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता वाले रोगी के अंदर लाल, हरा और पीला ये तीन तरह के जो कलर हैं उनको डिटेक्ट करने की पावर है वो ख़त्म हो जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस है इसको डाल्टोनिज्म कहा जाता है, क्योंकि इस कलर ब्लाइंडनेस की खोज जो एक प्रसिद्ध रसायनज्ञ और प्रसिद्ध मौसम विज्ञान करता थे, उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस की खोज की जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने। इसलिए उनके नाम के वजह से इनको यानी डाल्टोनिज्म कहा जाता है। और इसका प्रभाव यानी ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, इस रोग का प्रभाव केवल पुरुषों पर होता है, यानी महिलाएं इसके अंदर केवल एक कैरियर का काम करती है। महिलाओं के अंदर ये रोग कम पाया जाता है। और इस रोग का कोई अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है। वैसे मेडिकल के अंदर इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसों के अंदर इसका कोई अभी तक सही मान लेते हैं कि इसका अभी तक कोई सही ट्रीटमेंट नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस से संबंधित विशेष बात है कि जो कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता है वो तीन प्रकार की होती है, जिसको डिटेरोनोपिया कहा जाता है। डिटेरोनोपिया उस कैटेगरी को कहा जाता है जिसके अंदर कोई इंसान ग्रीन कलर को पहचान नहीं कर पाता या जिसके ग्रीन कलर की डेफिशिएंसी पाई जाती है, उसको डिटेरोनोपिया कहा जाता है। जिस किसी इंसान के अंदर नीले कलर को पहचानने की पावर नहीं होती, नीले कलर को डिटेक्ट नहीं कर पाता, उसको ट्राइटोनोपिया कहते हैं। और जिस इंसान के अंदर रेड कलर को पहचानने की पावर नहीं आती, उसको प्रोटोनोपिया कहा जाता है। इस रोग से संबंधित ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कलर ब्लाइंडनेस कितने प्रकार की होती है और प्रोटोनोपिया रेड कलर की डेफिशिएंसी को प्रोटोनोपिया कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में चर्चा करते हैं, जो हीमोफीलिया जो डिजीज़ है, इस डिजीज़ के अंदर कोई भी चोट या दुर्घटना होने पर इंसान के शरीर से रक्त जमना बंद हो जाता है, यानी रक्त बहता रहता है। इसलिए इसको हीमोफीलिया या पैतृक रक्तस्राव कहते हैं। इस
डिजीज़ के अन्य नाम ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी खून बहने के अंदर कमी पाई जाती है और इसको ब्लीडर यानी ब्लड निकलने से संबंधित है कि ब्लीडर डिजीज़ कहा जाता है। इस रोग का प्रभाव भी केवल पुरुषों पर ही पड़ता है। महिलाएं इसके अंदर एक कैरियर का काम करती है, यानी महिलाएं उस डिजीज़ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर पहुंचाने का काम करती हैं। और इस रोग की वजह यह है कि इस रोग के अंदर हमारे शरीर के अंदर क्लोटिंग फैक्टर मीन्स यानी क्लोट का मतलब खून का थक्का जमाना, खून को जमाने का काम करने वाला, खून को क्लोट करने वाला एक फैक्टर यानी एक प्रकार की प्रोटीन होती है थर्मोप्लास्टिन। और ब्लड के अंदर थर्मोप्लास्टिन प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है तो ये हीमोफीलिया डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। इस डिजीज़ के उपचार के लिए रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूज़न यानी बार बार रक्त आदान किया जा सकता है। अगर बार बार रक्त को आदान या ट्रांसफ्यूज करेंगे तो इस रोग की संभावना कम हो जाती है। इस हीमोफीलिया से संबंधित कुछ विशेष बातें कि प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे बनाया जाता है और इस 17 अप्रैल को एक वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के नाम से वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर एक संस्था चलती है जो हीमोफीलिया के जितने मरीज़ हैं उनको एक बेहतर लाइफ देती है। और उस संस्था की खोज 1963 के अंदर फ्रैंक स्कैनबल ने की, तो उनका जन्मदिन 17 अप्रैल को आता है। इसलिए उनके उस संस्था के निर्माण की वजह से, उस संस्था की स्थापना की वजह से उन्हीं के जन्मदिन के ऊपर प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और इस हीमोफीलिया को ब्रिटिश रॉयल डिजीज़ भी कहते हैं, यानी ये जो डिजीज़ है वो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के वंश के अंदर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होता रहा, जिसलिए इसको ब्रिटिश रॉयल डिजीज़ कहा जाने लगा। नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम नाम की जो डिजीज़ है वो हमारे कोशिकाओं का जो विभाजन है, यानी हमारे शरीर की जनन जो कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाओं के विभाजन के अंदर अनियमितता आ जाती है, इरेगुलरिटीज आ जाती है। यानी हमारे शरीर के अंदर टोटल जो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स में से एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, एक क्रोमोसोम शॉर्ट हो जाता है। और इस शॉर्ट क्रोमोसोम के कारण हमारे शरीर के अंदर कुछ अलग विकार आ जाते हैं, कुछ कमी आ जाती है। जैसे शरीर की बॉडी है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती, कद छोटा हो जाता है, और कद छोटा होने की वजह से और शरीर अलग विकसित होने की वजह से स्त्रियों के अंदर बांझपन जैसी समस्याएं आ जाती हैं। तो इसलिए इस रोग को टर्नर सिंड्रोम या 45X मीन्स कि एक जो क्रोमोसोम है वो शॉर्ट रह जाता है, इसलिए इसका नाम 45X या टर्नर सिंड्रोम है। और हमारे शरीर की कोशिकाओं के विभाजन की जो प्रोसेस है माइटोसिस और मियोसिस, उस माइटोसिस और मियोसिस के अंदर मियोसिस नाम की जो प्रोसेस है उसके द्वारा ये रोग होता है। तो ये हमने आज जेनेटिक डिजीज़ के बारे में पढ़े जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो के अंदर ये तीनों इम्पोर्टेंट डिजीज़ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार अपलोड की जाने वाले वीडियो को शेयर करें और देखें। थैंक यू।